वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम क्लास 11th की जोग्राफ़ी फ़िज़िकल जोग्राफ़ी का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे पहले अर्थ पृथ्वी बनी और फिर कैसे इवोल्यूशन उस पर हुआ, कैसे कैसे चेंजेस आए, उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी में हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा अर्ली थ्योरीज़। अब क्या हुआ पुराने टाइम में, जैसे स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग स्टडीज़ कंडक्ट की, तो अपने कुछ स्टडीज़ के बेसिस पर, प्रिजम्पशंस के बेसिस पर उन्होंने कुछ थ्योरीज़ तैयार की, अपने अनुमान लगाए कि कैसे जो अर्थ है वो इवोल्व हुआ होगा। उन्हीं में से कुछ थ्योरीज़ यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी, जस्ट अ सेकेंड, नेबुलर हाइपोथेसिस देने वाले व्यक्ति थे इमैनुअल कांट। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। सबसे पहले इन्होंने ही नेबुलर हाइपोथेसिस की बात की थी। उसके बाद 1796 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था बाय लाप्लेस। इस थ्योरी में क्या कहना था उनका कि एक यूथफुल सन पहले से मौजूद था जो धीरे धीरे रोटेट कर रहा था, एंड उसी के पास फॉर्मेशन होता है एक क्लाउड का। ये क्लाउड था डस्ट का। इसका जो है ये इवॉल्व होता है और इसी का जो मटेरियल है, इस क्लाउड का मटेरियल, उसी से जो है हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, बाकी के प्लैनेट्स इसी से बने हैं। ये थी नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके बाद आती है प्लैनेटेसिमल थ्योरी, जो 1900 में दी गई थी बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ये जो दो स्कॉलर्स थे इन्होंने प्लैनेटेसिमल थ्योरी के बारे में बात की थी, जिसमें इन्होंने बताया था एक वॉन्डरिंग स्टार के बारे में। अब वॉन्डरिंग स्टार आप सोचोगे क्या है। वॉन्डरिंग स्टार से क्या तात्पर्य था इनका कि सन तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन फिर क्या हुआ, कहीं से एक ट्रैवल करते हुए, घूमते हुए एक स्टार आया। अब ये जो स्टार था इसी को वॉन्डरिंग स्टार बोला है। जब ये सन के पास से गुजरा तो इसने सन का कुछ मटेरियल अपनी तरफ जो है खींच लिया, उसको एक्सट्रैक्ट किया अपनी ग्रेविटेशनल पुल की मदद से। तो पहले तो इस सन ने एक सिगार की शेप ले ली कि आगे से मोटा और पीछे से पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और जब ये पास से बिल्कुल गुजर के चला गया तो ये मटेरियल बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन अब इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा था क्योंकि स्टार वहाँ से जा चुका था। तो ये सन के ही ग्रेविटेशन की वजह से जो है इसके अराउंड ऐसे गोल गोल रिवॉल्व करता गया, एंड ऐसे ही जो है हमारे बाकी के प्लैनेट्स आए। तो इन्होंने इस वॉन्डरिंग स्टार के बारे में बात की थी। एंड इसके बाद दो और स्कॉलर्स थे, सर जेम्स जीन एंड सर हैरोल्ड जेफरी। इन दोनों ने भी अपनी एक थ्योरी निकाली थी और उस थ्योरी में इन्होंने चैम्बरलिन मोल्टन की प्लैनेटेसिमल थ्योरी को मेंशन किया है, एंड इसको सपोर्ट करते भी वो लोग नज़र आए। अब इसके बाद आ जाती है बाइनरी हाइपोथेसिस के बारे में। ये भी मोर और लेस सिमिलर ही है, बट इस थ्योरी का क्या कहना है कि जैसे प्लैनेटेसिमल में क्या कह रहे हैं, एक वॉन्डरिंग स्टार आता है, ये क्या कहते हैं कि सन का एक कंपेनियन ऑलरेडी को एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, इनका क्या कहना था कि सन का एक जो कंपेनियन है, एक और बॉडी जो है वो ऑलरेडी को एग्जिस्ट कर रही थी, एंड उसी की मदद से जो है, उसी की वजह से, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बाकी सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब प्लैनेटेसिमल में क्या था, वॉन्डरिंग स्टार कहीं से आया। बाइनरी हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि वो पहले से मौजूद था, एक और बॉडी या फिर एक और कंपेनियन, बस यही डिफरेंस है इसका। अब फिर से आते हैं रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस।
अब नेबुलर हाइपोथेसिस को इसको एक बार और फिर से जो है रिवाइज किया गया। इस बार इसको रिवाइज किसने किया? ओटो श्मिट, जो कि एक रशियन थे, एंड कार्ल इट इज ZAS कर, जो कि एक जर्मन थे। इन दोनों ने जो है नेबुलर हाइपोथेसिस को फिर से रिवाइज किया, और इस बार इन्होंने क्या कहा कि सन के अराउंड एक ये सन है सपोज, तो इसके अराउंड एक सोलर नेबुला मौजूद था, एंड ये नेबुला बना था हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दो गैसेस के मिश्रण से, और इसके अलावा कुछ डस्ट भी इधर मौजूद थी इस नेबुला में। एंड फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद ये जो नेबुला था, इसके पार्टिकल्स में कोलिजन स्टार्ट होता है, उनके अंदर का फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और उस कोलिजन की वजह से एक डिस्क की शेप की एक आकृति बनती है, एंड उसी जो डिस्क शेप की आकृति है या फिर क्लाउड है, उसको भी हम क्लाउड ही बोल देंगे, उसी से जो है उसमें फिर एक्रीशन होता है, वो सब इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, वो मटेरियल स्टिक होता है, एंड उसी से जो है फिर हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। तो ये थी 4 अर्ली थ्योरीज जो सबसे पहले आई थी, लेकिन इनमें ना सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट था, कमियां निकाली जा सकती थी, क्रिटिसाइज किया जा सकता था। तो फिर आई एक और थ्योरी, ये क्योंकि वो उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो एक और नई थ्योरी आई इस पूरे ओरिजिन को समझाने के लिए, एंड इस बार जो थ्योरी आई उसका नाम था द बिग बैंग थ्योरी और द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एंड इसको थ्योरी को देने वाले कौन थे? इट वाज एडविन हबल, जिन्होंने 1920 के दौरान जो है ये थ्योरी दी थी। अब हबल की अगर बात करें तो इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा था बिग बैंग में, तो इन्होंने बोला कि आज से प्रेजेंट से तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, टाइम स्पैन याद रखिएगा, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो पूरा यूनिवर्स है वो एक इस छोटी सी बॉल में समाया हुआ था। एक छोटा सा एटम बोल लो इसको आप एक टाइनी बॉल बोल लो, बट ये इसी में जो है सारा संसार, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था इस छोटी सी बॉल में। फिर क्या होता है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, पहले इस बॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम बहुत कम था, बहुत स्मॉल वॉल्यूम था, अनइमेजिनेबली स्मॉल, NCERT में भी गिवन है ये। इसका टेम्परेचर जो है ना वो इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा थी। अब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, ये जो बॉल है टाइनी बॉल ये बहुत ज़ोर से जो है एक्सपैंड करती है, एक्सप्लोड होती है, एंड ये कहा गया है कि इस एक्सप्लोजन की वजह से ही जो है आज हमें यूनिवर्स देखने को मिलता है। तो अब इस एक्सप्लोजन के दौरान क्या हुआ कि ये जो कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई ना, ये स्टार्ट हो गई मैटर में, ये कन्वर्ट होने लगी मैटर में, ठीक है, और एटम्स बने, ये जो एनर्जी है ये मैटर में तब्दील हुई। फिर कुछ और टाइम जब गुज़रा तो करीबन 300,000 साल बाद क्या हुआ, अब इसका टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा हाई था, वो टेम्परेचर में एकदम से ड्रॉप देखने को मिला। टेम्परेचर ड्रॉप कितने पे हुआ आपका, वो हुआ आपका 4500
केल्विन तक जो है आपका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, इसी के कारण जो एटॉमिक मैटर है वो शेप लेने लग गए, एटॉमिक मैटर बनने लगा। ये जो एटॉमिक मैटर बना, इसके बाद जो है हमारा जो यूनिवर्स है वो हो गया ट्रांसपेरेंट। इतना आई होप आप सभी को समझ आ गया हो। अब इस आप सोच रहे होंगे इस थ्योरी का नाम एक्सपेंडिंग थ्योरी क्यों है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी क्यों है, क्योंकि बिग बैंग तो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हो गया। तो अब ये जो हबल है इनका क्या कहना है कि ये जो यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, और इन यूनिवर्स के एक्सपेंड होने का क्या मतलब है कि जितनी भी हमारी गैलेक्सीज़ हैं उन गैलेक्सीज़ के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस इंक्रीज़ होता जा रहा है। हालांकि उसका रेट कम हो गया, लेकिन वो इंक्रीज़ हमें आज भी देखने को मिलता है। तो उन्होंने ये बात कही थी। अब इनके विपरीत एक और हमारे स्कॉलर हैं जिनका नाम है हॉयल। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया स्टेडी स्टेट का, लेकिन इस स्टेडी स्टेट के कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स है ना तो वो एक्सपैंड हुआ है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यूनिवर्स आज किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन पास्ट इन फ्यूचर सेम ही रहा है, इसीलिए उसको स्टेडी स्टेट का नाम दिया है। इधर हबल क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। भाई एक नई डिबेट राइज हुई, लेकिन ज़्यादातर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका वाकई में ये मानना था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। तो अब बिग बैंग हो गया। अब बिग बैंग के बाद क्या हुआ? सबसे पहले हुआ हमारा स्टार फॉर्मेशन। स्टार फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ? अब स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ इसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो हमारा मैटर बना बिग बैंग के बाद, काफ़ी सारा मैटर हमें यूनिवर्स में देखने को मिला। अब इस मैटर की अगर हम बात करें तो इसमें जो एनर्जी थी ना वो इवन नहीं थी, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, किसी में ज़्यादा एनर्जी थी, किसी में कम एनर्जी थी। फिर इनकी डेंसिटी में भी डिफरेंस था इस एनर्जी के कारण। ठीक है, अब इनकी डेंसिटी में भी डिफरेंस हो गया, इनकी एनर्जी में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है? एज अ रिज़ल्ट इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या कहते हैं डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? मैटर बना, मैटर की एनर्जी और डेंसिटी अनइवन थी, इधर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ये हुआ, अनइवनली स्प्रेड हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुए वो। इसका रिज़ल्ट क्या देखने को मिला हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है डिफरेंट था, या फिर अनइवन ही लिख देते हैं इसको भी, कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स इनका अनइवन था। अब ऐसे ही एरोज फ्लो चार्ट हम बना के पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा समझने में कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंस की वजह से ये जो मैटर है ये आपस में ड्रॉ होने लगा। मैटर ड्रॉ होने लगा का क्या मतलब है? ये एक जगह पर इकट्ठा होने लगा, आसपास आने लगे, एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ मैं इसको। सबसे पहले क्या देखने को मिला? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंसेस। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस होने के कारण इनका आपस में इकट्ठा होना, एक दूसरे की तरफ खिंचना, और इसी चीज़ ने हमें बेस प्रोवाइड किया गैलेक्सीज़ के लिए। यही जो है पूरा फिनोमेना है, ये हमारा बेस बना फॉर फॉर्मेशन ऑफ
गैलेक्सीज। अब आप सोच रहे होंगे गैलेक्सी क्या है भाई। ठीक है, जब हम गैलेक्सीज की बात करते हैं तो इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे जो हमारे स्टार्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं, एक दूसरे के पास हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसी को हम गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब इस गैलेक्सी के डायमीटर की बात करें तो इट इज़ 80,000 to 150,000 लाइट ईयर्स। जो ये डायमीटर है हमारे एक गैलेक्सी का। ठीक है, तो यहाँ तक बात करते हैं हम गैलेक्सी की। जब ये बहुत सारा मैटर इकट्ठा होने लगा तो गैलेक्सीज़ का जन्म हुआ, वो गैलेक्सीज़ बनने लगी क्योंकि ये बहुत सारा जो मैटर है वो एक जगह इकट्ठा होने लगा एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट टाइप का उसने बना दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ से स्टार कैसे निकला। ठीक है, तो अब ये जो मैटर था ये भी नेब्यूला की फॉर्म में था, इसमें भी नेब्यूलास थे, इधर भी। ठीक है, और अब नेबुलास क्या है, क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन। इस गैलेक्सी के अंदर हमें देखने को मिले कि बहुत सारे क्लाउड हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, अब इनका क्या हुआ, एक कुछ टाइम बाद जब गुजर गया तो इन गैसेस के क्लम्प्स बनने लगे, क्लम्प्स ऑफ गैसेस। क्लम्प्स क्या होते हैं, गांठें। इन गैसेस की गांठें जो हैं वो बनने लगी। अब इन क्लम्प्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, जब ये क्लम्प्स बनने लगे तो अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये क्लम्प्स डेंस होते गए, कंडेंस होते गए। ठीक है, तो इन्होंने बनाई एक डेंसर गैशियस बॉडी। ये हैं अभी भी गैशियस बॉडी, लेकिन अब इनका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये बहुत ज़्यादा डेंस हो चुके हैं। तो अब ये जो डेंस गैशियस बॉडी बनी है ना, इसी को हम बोलते हैं स्टार। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। तो अब अगर हमें स्टार बताना हो क्या हो, कि ये गैशियस बॉडी है। ठीक है, एंड ये इसका फॉर्मेशन हुआ है आज से तकरीबन 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब इसके भी स्टेप्स वगैरह हम मान करें तो 1 क्या था, पहले क्लाउड था हाइड्रोजन गैस का, सेकंड में क्लम्प्स बनने लगे, थर्ड में क्लम्प्स की डेंसिटी बढ़ी और एक डेंस गैशियस बॉडी बनी, और फोर्थ स्टेप में वी हैव आवर स्टार्स। दिस वाज ऑल अबाउट स्टार फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम प्लैनेट फॉर्मेशन पे। अब हमने जैसे बात की नेब्यूला में जब गैस की बहुत ज़्यादा डेंस बॉडी बनी तो वो स्टार बन गया। तो वैसे ही अब एक जैसे नेब्यूला है इधर, इस नेब्यूला में क्या होता है, जब और भी काफ़ी टाइम बीत गया तो इसके बीच में सेंटर में कोई गैस का क्लम्प बनने लगा। ठीक है, अब ये क्लम्प अगर यहाँ पे बना है, सेंटर में आया, तो इसका एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स बनी। ठीक है, अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी जो बनी अब ये क्लम्प की, तो इससे राइज हुआ किसका, कोर का। इसने नेबुला के अंदर जन्म दिया एक कोर को, एक कोर बनी वहाँ पे। ठीक है, अब बीच में तो ये क्लम्प हो गया एक, लेकिन इसके अराउंड अभी भी जो है काफ़ी सारी गैसेस एंड डस्ट मौजूद थी। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइम जब गुजरा तो क्या हुआ, अब ये जो गैस का एक क्लाउड था ये कंडेंस होने लगा, ये ठंडा होने लगा। ठीक है, तो ये जो है ना कंडेंसेशन जब इसका हुआ, कंडेंस्ड गैस क्लाउड, इसने कोर को शेप दे दी। इसने कोर को एक राउंड शेप दे दी,
कोर को एक शेप दे दी एंड ये फुल्ली डेवलप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या था, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेज में जब गैसेस कंडेंस होने लग जाती हैं तो कोर फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन या फिर क्या कहें कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर राइज होता है प्लैनेटेसिमल का। प्लैनेटेसिमल अब आप पूछेंगे क्या है, इट इज़ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। प्लैनेटेसिमल में अभी क्या कैसे बने हमारे, जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे एक कोर डेवलप हो गया ये पूरा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे जाएं, पहले तो ये भी गैस ही थी ना, वो गैस जब एक्यूमुलेट होने लगी एक गांठ बनी तो ये कोर बना। अब इसके अराउंड और भी तो ये गैसेस मौजूद हैं, और भी तो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये इधर 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 इधर। तो ये भी तो अपना एक क्या कहते हैं, ये भी तो ग्रेविटेशनल पुल की मदद से आसपास आ सकती हैं, अपनी खुद की बॉडी बना सकती हैं। तो ये भी अब जो है धीरे धीरे इधर इकट्ठी होने लगी। एंड जब बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी जो स्मॉल बॉडीज़ हैं, जब बहुत सारी ये बॉडीज़ एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो इसी को हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल। ठीक है, अब इस प्लैनेटेसिमल में क्या होता है, इनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ इधर एक और प्लैनेटेसिमल है, ये इधर एक और। अब टाइम के साथ क्या होता है, ये आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये अब एक दूसरे के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और एक टाइम बाद ऐसा होता है कि ये एक ही बॉडी बन जाते हैं। एंड ये जो बॉडी है ये फिर बनती है हमारी प्लैनेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे प्लैनेटेसिमल जब आपस में मिलते हैं तो वो जन्म देते हैं एक प्लैनेट को। ठीक है, आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। जैसे बाकी की स्टार्स एंड प्लैनेट्स बने हैं वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम भी बना है। एंड ये कहा जाता है कि जिस नेब्यूला से हमारा सोलर सिस्टम बना है उसका कोलैप्स स्टार्ट हो गया था, कोलैप्स उसका स्टार्ट हुआ था तकरीबन 5 से लेके 5.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है। BAY से है, सॉरी BYA गए ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो इनका कोलिजन जो है स्टार्ट हो गया है। हमारे सोलर सिस्टम में अगर बात करें हम तो 8 प्लैनेट हैं। उसके अलावा हमारे पास सन भी हैं विच इज़ अ स्टार। इसके अलावा हज़ारों लाखों करोड़ों स्टार्स और हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे और मून भी हमें इस सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे कुछ प्लैनेट्स ऐसे जिनके पास एक भी मून नहीं है, अर्थ के पास सिर्फ एक मून है एंड जुपिटर जैसे के पास बहुत सारे हैं। तो ये अभी हम चेक करेंगे। एंड इसके अलावा हमें मिलता है एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, डस्ट एंड गैसेस। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की। तो जब मैं बोलती हूँ कि प्लैनेट्स, हम प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और लोकेशन, उनका सन से डिस्टेंस कितना है उसके बेसिस पर 2 कैटेगरीज में हम प्लैनेट्स को बांट सकते हैं, इनर एंड आउटर। इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं एंड आउटर को बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, इनर प्लैनेट्स हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इधर आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं एंड 4 हमारे पास आउटर प्लैनेट्स हैं।
अब हम इनको सेपरेट कैसे करते हैं, जो हमारे पास ये है आउटर प्लैनेट जुपिटर और इनर प्लैनेट मार्स, इसके बीच में ना एक बेल्ट गुजरती है, और ये बेल्ट किस चीज़ की है, ये बेल्ट है एस्टेरॉइड्स की। बहुत सारे इधर एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स की एक बेल्ट है जो इनके बीच में रन करती है, और ये बेल्ट भी जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये बनी है एस्टेरॉइड से, ये बेल्ट ही इनको दोनों को सेपरेट करती है। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात की जाए, हाँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें इनर प्लैनेट्स की, तो ये बने हैं रॉक्स एंड मेटल्स से। वहीं जो आउटर प्लैनेट्स है वो मेनली बने होते हैं गैसेस से, एंड गैसेस में भी दो मेजर गैसेस हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। साइज़ की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली इनर प्लैनेट्स जो होते हैं स्मॉलर हैं साइज़ में, वहीं आउटर प्लैनेट्स लार्जर है। दूसरा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इनर प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं, इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल क्यों बोल रहे हैं। टेरेस्ट्रियल शब्द का मतलब है अर्थ लाइक। अर्थ किससे बना है, रॉक्स एंड मिनरल्स से, मेटल्स से, ठीक है। वहीं जोवियन शब्द का मतलब होता है जुपिटर लाइक। जुपिटर किससे बना है, गैसेस से। सो इसी के बेसिस पर इनको टेरेस्ट्रियल और जोवियन बोला गया है। अब आ जाते हैं हम मून पे कि मून कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले मून की एक बात जान लीजिए, ये अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है विच इज़ मून, एंड ये माना जाता है कि जिस मटेरियल से अर्थ बना है, ये मून भी उसी मटेरियल से बना है। इसमें दो थ्योरीज़ है, या दो स्कॉलर्स ने दो आशंकाएं जताई हैं कि ये कैसे बना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले थे सर जॉर्ज डार्विन। इनका कहना था कि अर्थ जब बना था तो वो बहुत ज़ोर से जो है रोटेट कर रहा था, जिसके कारण उसकी एक डंबल शेप बन जाती है, एंड फिर ये जो मटेरियल है मून का, ये सेपरेट होकर अलग बॉडी बन जाता है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है। एंड फिर बाद में अब और भी साइंटिस्ट आए, एंड प्रेजेंट में जो साइंटिस्ट का मानना है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका क्या मानना है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसी टाइम, जैसे ये अर्थ है, उसी टाइम एक और बॉडी इधर आई जो साइज़ में मार्स का 1/3 थी, वो आके अर्थ से टकराई, ठीक है। इस पूरे इंसिडेंट को जो ये टकराई हैं, इन्होंने बोला है जायंट इम्पैक्ट या फिर बिग स्प्लैट। इस बिग स्प्लैट के कारण जो है अर्थ का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया, एंड अब वो एज अ मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। प्रेजेंट साइंटिस्ट इसमें मानते हैं। एंड इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अब आपको पता होगा पैसिफिक ओशियन के बारे में। पैसिफिक ओशियन कैसे बना है भैया, वो अर्थ के लेयर में एक डिप्रेशन ही तो है जिसमें पानी भर गया है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो डिप्रेशन है ना, यहाँ से जो मटेरियल निकला है उसी से मून बना है। उस मटेरियल के निकलने की वजह से यहाँ डिप्रेशन हुआ है, जिसमें इवेंचुअली पानी भर के उसने ओशियन का जो है एक शेप ले लिया है। एंड उनका मानना है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, मून का फॉर्मेशन हुआ है, वो हुआ है तकरीबन 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। ये पूरा बिग स्प्लैट या जायंट इम्पैक्ट हुआ है जिसके कारण मून का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पर। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि अर्थ जैसा हम आज देख रहे हैं स्टार्टिंग से वैसा नहीं था, ठीक है। उसने धीरे धीरे अपनी शेप ली है। अब ये जो इनिशियली जो ये अर्थ बना है ना, ये कैसा था, ये बैरन था, इस पर कुछ भी नहीं था, इस पर सिर्फ रॉक्स थी,
खाली बंजर ज़मीन थी ये, एंड इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। एटमॉस्फेयर बहुत थिन था, थिन एटमॉस्फेयर था। ठीक है, ये तो अभी तकरीबन 4600 मिलियन ईयर्स अगो जो है लाइफ आनी स्टार्ट हुई है, उससे पहले खाली पत्थर जैसा ही था ये। ठीक है, तो अब ये अर्थ ने आज के जैसे शेप कैसे ली, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेवलप हुआ यहाँ पे लिथोस्फेयर, फिर आया हाइड्रोस्फेयर, फिर बना एटमॉस्फेयर, और जब ये तीनों चीज़ों का डेवलपमेंट हो गया, इवोल्यूशन हो गया, तब यहाँ पर जो है लाइफ आनी स्टार्ट हुई। तो लिथोस्फीयर की बात कर लेते हैं पहले। तो जो प्रीमोर्डियल स्टेज थी, मोर्डियल स्टेज यानी कि जो सबसे पहले का समय था, उस समय पे अगर बात करें तो जो अर्थ था ना, उस पर क्या हुआ, पहले तो धीरे धीरे जो है डेंसिटी बढ़ी। हम क्या कहेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा। अब कोई भी चीज़ आप गर्म करते हो, किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूरी तो भागते हैं ना एक दूसरे से। तो सेम यहाँ हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो अर्थ का जो मटेरियल था ना, वो मटेरियल सेपरेट होने लगा। मटेरियल बिगेन सेपरेटिंग। ठीक है, अब इसको भी अगर हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लें तो क्या होगा, सबसे पहले ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी 1, इंक्रीज इन टेम्परेचर 2, मटेरियल सेपरेशन बिगेन, इट इज़ 3। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप में क्या हुआ। जब ये मटेरियल सेपरेट होना स्टार्ट हुआ तो इसमें कुछ मटेरियल हैवी था, कुछ लाइट था। तो हैवी मटेरियल सिंक टू कोर या फिर सिंक टू सेंटर, लाइटर मटेरियल केम ऑन सरफेस। भारी जो पदार्थ थे वो ज़मीन में नीचे धंस गए, और जो लाइटर पदार्थ थे, हल्के पदार्थ थे, वो ऊपर सतह पर आ गए। ये सब जो है इधर होना स्टार्ट हुआ। एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ, कूलिंग स्टार्टेड अर्थ की। अब कोई चीज़, अब जैसे गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स दूर भागते हैं, तो जब ठंडा करते हैं तो तब पास भी तो आते हैं। तो जब अर्थ ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो ये जो लाइट मटेरियल आया ना सरफेस पर, उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर कंडेंसेशन, कंडेंस भी हो गए वो। और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो कंडेंस होने लगे और क्या कहते हैं, सॉलिडिफाई होने लगे। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लाइटर मटेरियल, एंड इसी से जो है हमारा कोर डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट। अब ये जो हल्का मटेरियल ऊपर जमने लगा सतह पे, वही हुआ, वही बना हमारा कोर। तो अब इसके स्टेप्स हमें मार्क करने हैं, तो कैसे करेंगे। फोर्थ क्या था, हैवी मटेरियल्स सिंक हुए, लाइट मटेरियल्स ऊपर आए। फिफ्थ स्टेप में अर्थ ठंडा होना स्टार्ट हुआ। सिक्स्थ स्टेप में क्या हुआ, क्रस्ट डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ कि जो लाइटर पार्टिकल ऊपर आए उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, वो ठंडा होकर जमने लगे, एंड क्रस्ट बना हमारा, या फिर आउटर सरफेस बना। अब फिर क्या हुआ, जब मून फॉर्मेशन हुई, ड्यूरिंग मून फॉर्मेशन अर्थ जो है फिर से हीटअप होने लगा। अर्थ पर जो है तापमान फिर से बढ़ने लगा। अब ये जो बढ़ा तापमान,
उसकी वजह से फिर से क्या हुआ, जो पहले हुआ था मटेरियल सेपरेशन, फिर से हमें मटेरियल सेपरेशन देखने को मिला। किसकी वजह से? प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से। इस टाइम पे फिर से सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। हैवी मटेरियल नीचे ज़मीन में, लाइटर मटेरियल ऊपर। ठीक है, फिर से यही सब स्टेप्स स्टार्ट हुए। फिर प्रॉपरली हमारा जो अर्थ है उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। जैसे ये है इधर, जो सबसे ज़्यादा हैवी मटेरियल थे वो इधर समा गए बिल्कुल एंड सेंटर में अर्थ के, जिससे बना हमारा कोर। जो थोड़े से उससे हल्के मटेरियल थे वो इधर मेंटल में जमा हो गए, और जो सबसे लाइट मटेरियल था उससे बना क्रस्ट। तो ये था पूरा इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। अब आ जाते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर पर भी। भाई प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर में या फिर एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या अब तक पूरे इवोल्यूशन प्रोसेस में कहीं भी इन दोनों गैसेस का जिक्र हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। हम तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर रहे हैं। तो फिर ये दोनों आए कहाँ से, है ना? और बिना ऑक्सीजन के तो भाई लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो ये भी तो धीरे धीरे डेवलप ही हुआ होगा ना। तो इसको भी ना 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में अब क्या होता है? पहले तो लॉस होता है एटमॉस्फेयर का, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमोर्डियल मतलब जो सबसे पहले था। अब प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सबसे पहले तो ये दोनों ख़त्म होंगी। ठीक है, इनका लॉस हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट से। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, लिथोस्फेयर डेवलप हुआ। अब लिथोस्फेयर बना है तो यानी कि अर्थ का प्रॉपर इंटीरियर स्ट्रक्चर बन चुका था। अब ये जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म था भाई। ये तो आज भी गर्म है भाई। कोई भी चीज़ ज़मीन के इतने नीचे जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर गर्म तो होना ही है उसे। तो अब ये जो हॉट इंटीरियर हुआ ना, इसी से जो है इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ। अभी मैं बताऊंगी, पूरा डिस्क्राइब करूंगी कैसे। ठीक है, तो सब ये स्टार्ट यहाँ से हो गया था, लेकिन प्रॉपर जो एटमॉस्फेयर ने स्ट्रक्चर लिया ना, आज की प्रेजेंट फॉर्म ली, वो हुई थी फोटोसिंथेसिस होने के बाद ही। मॉडिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय लिविंग वर्ल्ड, फोटोसिंथेसिस। अब आप ये सोच रही होंगे कि जब एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं हुआ, तो लिविंग कहाँ से आया? तो जो सबसे पहले लाइफ की फॉर्म थी ना, वो स्टार्ट हुई थी ओशियंस में। ओशियन में जो है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले देखने को मिले थे। उन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन रिलीज़ किया, एंड उसके बाद ही एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन आया। सबसे पहले आई होप इतना क्लियर हो गया हो ये 3 स्टेजेस। अब एक एक करके इनको ना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको बस समझना है। सबसे पहले क्या हुआ? हाइड्रोजन एंड हीलियम गॉट वॉश्ड अवे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और हीलियम गायब हुए। किस वजह से? सोलर विंड्स की वजह से। जो सोलर विंड्स हैं उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को हमारे एटमॉस्फेयर से गायब किया। फिर जब कूलिंग हुई अर्थ की, ठीक है, और फिर अभी कभी कूलिंग हो रही थी, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब हमें ये पता है अर्थ के इंटीरियर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हॉट इंटीरियर था बिल्कुल।
कोई चीज़ गर्म होती है तो भाप बन के ऊपर भी तो आती है कि नहीं? आप पानी को गर्म करते हो, पानी जब एक पॉइंट के बाद गर्म हो जाता है, उबलने लग जाता है, तो भाफें आती हैं या नहीं बाहर? वैसे ही किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे, कुछ टाइम बाद गैसेस उससे रिलीज़ होने लग जाती हैं। तो यही हुआ यहाँ पर भी। अर्थ का जो इंटीरियर है वहाँ से रिलीज़ हुई गैसेस एंड वाटर वेपर, अर्थ के इंटीरियर से। एंड यहीं इस रिलीज़ के बाद ही स्टार्ट हुआ आपका इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आई होप यहाँ तक की बात पूरी आपको समझ आ गई हो। तो अब ये स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा था, हमें ये पता है क्रस्ट के नीचे मेंटल है, इस मेंटल में मैग्मा प्रेजेंट है, मैग्मा के नीचे कोर है। जब इस मेंटल में जो है मैग्मा का प्रेशर बढ़ जाता है एंड उसको धरती पे क्रस्ट में कोई एक वीक स्पॉट मिलता है, तो ये यहाँ से बाहर आने लग जाता है एंड एक वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। अब इस वोल्केनिक इरप्शन के दौरान अर्थ के इंटीरियर से कुछ गैसेस बाहर आई एंड वाटर वेपर बाहर आए। ये जो गैसेस एंड वाटर वेपर हैं ये इस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बाहर आते हैं, ठीक है। एंड ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता ही रहा काफ़ी हज़ारों सैकड़ों सालों तक। अब हमारे इसकी वजह से क्या हुआ, एनवायरनमेंट में आया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी की वजह से आया। अब फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि बारिश भी आई, है ना, फिर बारिश भी आएगी। अब बारिश जब आई ना तो ये CO2 जो है रेन वाटर के साथ मिलकर धरती पर आने लगा। अब ये जब ये CO2 डिज़ोल्व हो गया रेन वाटर में तो इसकी वजह से टेम्परेचर में डिक्रीज़ देखने को मिला। टेम्परेचर कम हुआ, अब बारिश होती है तो टेम्परेचर गिर जाता है ना, तो उसी की वजह से टेम्परेचर गिरा, कंडेंसेशन हुई तो आगे और भी ज़्यादा रेनफॉल होने लगी। अब हमने ये देखा था कि अर्थ इवन तो है नहीं, अर्थ में कई बहुत सारे ना डिप्रेशंस बने हुए हैं। जब ये कॉन्टिन्यूसली रेन आती गई काफ़ी हज़ारों सालों तक तो इन डिप्रेशंस में जो है पानी भर गया, और अब जब इन डिप्रेशंस में पानी भरा तो उन्हीं ने फॉर्म ली किसकी, ओशियंस की, वो बने हमारे ओशियंस, ठीक है। एंड अब इन ओशियंस में ही हमें फर्स्ट जो लाइफ है ना वो लाइफ इवॉल्व होनी ही इन ओशियंस से स्टार्ट हुई। मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगी कि अभी एनवायरनमेंट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन, ये ऐसी गैसेस ही आई हैं। मैं दोबारा लिखवा देती हूँ, साइड में मैं लिख देती हूँ कौन। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है कौन कौन सी गैसेस आई हैं बाहर। सबसे पहले आया है वाटर वेपर, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, अमोनिया। ऑक्सीजन बहुत कम, बिल्कुल नाम मात्र, ना के बराबर फ्री ऑक्सीजन मौजूद था और उससे लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती थी। इधर ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस हमारी बन चुकी हैं एंड साथ ही ओशियंस में पानी आ चुका है, ओशन डेवलपमेंट हो चुका है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि मॉडर्न साइंटिस्ट का उनका ये मानना है कि जो लाइफ, सबसे पहले जो लाइफ बनी ना अर्थ पे, वो रिजल्ट था एक केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। एक ओशन के अंदर एक अजीब सा केमिकल रिएक्शन हुआ जिसने जन्म दिया एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को,
ठीक है। और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अपनी एक क्या क्षमता थी कि ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता था, अपने आप को बढ़ा सकता था। ये था इसका केमिकल रिएक्शन का एक रिज़ल्ट। ये निकला कि एक मॉलिक्यूल बना जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता था, अपनी पॉपुलेशन जो है बढ़ा सकता था। अब आज की डेट में अगर हम लाइफ की भी बात करें ना, तो जितने भी फॉसिल्स मिले हैं, ज़्यादातर रिकॉर्ड ऑफ लाइफ जो है फॉसिल्स के थ्रू ही मिलता है। एंड ये माना जाता है कि प्रेजेंट लाइफ फॉर्म से सिमिलर जो है, सबसे पहले जो ट्रेसेस मिले हैं ना लाइफ फॉर्म के, वो मिले हैं ब्लू एल्गी के, जो आज से तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स अगो जो है कार्बन डेटिंग से उसकी एज निकाली गई है कि वो फॉसिल्स करीबन 3000 मिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं। एंड कुछ तो इससे भी ज़्यादा पुराने हैं। उसी बेसिस पर अनुमान लगाया गया कि लाइफ जो इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई ना, वो ही हुई तकरीबन 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। अब क्या हुआ था जब ये केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई, उस समय पे क्या हुआ कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन हुआ सिर्फ और सिर्फ ओशियंस में, क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म डेवलप हुई ना, ये हुई ओशियंस में। अब ओशियंस में हुई, अच्छा कोई भी जो प्लांट होता है वो कैसे सरवाइव करता है, फोटोसिंथेसिस से पे वर्क करता है वो। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो वही हुआ जब ये लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुई ओशंस में, तो धीरे धीरे कुछ प्लांट्स आए जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे, उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन था ना, ये ओशियंस तक ही सीमित था। एंड इसने पूरा ना एक पॉइंट ऐसा आया, इसने पूरे ओशियन को सैचुरेट कर दिया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन सैचुरेटेड ओशंस, ऑक्सीजन ने ओशंस को सैचुरेट कर दिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आज से करीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो ओशियन से जो है ये ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होने लगा एटमॉस्फेयर में। जब एक पॉइंट आया ओशियन और ऑक्सीजन होल्ड नहीं कर पाया, उसने उसको ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में फ्लड करना स्टार्ट कर दिया। एंड तब हमारा बना आज की डेट का एटमॉस्फेयर, जो 77% नाइट्रोजन है एंड 22% ऑक्सीजन है। जो 22% ऑक्सीजन आया वो ऐसे ऑक्सीजन से जो है रिलीज़ हुआ। इसी को अगर हम समझें तो हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है। तो बिग बैंग का इन्होंने दिया हुआ है टाइम पीरियड, इधर 13,700 मिलियन ईयर्स अगो। यूनिवर्स का ओरिजिन के लिए दे दिया इन्होंने सुपरनोवा के टाइम पे, ओरिजिन ऑफ सन कैसे हुआ। इससे हम पूरा जो इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं, इससे हम कैसे कैसे क्या क्या लाइफ इवॉल्व हुई वो पूरा स्टडी कर सकते हैं। फिर ये हम इधर ईयॉन्स है हमारा, ईयॉन्स के बाद एरा, पीरियड, इपॉक, एज, ईयर्स, ऐसे जो है टाइम पीरियड्स को कैटेगराइज किया गया है। फिर 3800 टू 4800 मिलियन जो ईयर्स हैं उस समय पे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए। एटमॉस्फेयर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच था, क्यों रिच था, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से रिच था वो, ये सब स्टार्ट हुआ। फिर 2500 टू 3800 मिलियन ईयर्स अगो ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिला, जो एक बैक्टीरिया था। फिर 572 टू 500 मिलियन ईयर्स अगो हमारे एंथ्रोपोड्स का जन्म हुआ। 500 टू 505 टू 570 नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, ओनली मेरियन इन्वर्टेब्रेट। फर्स्ट फिश देखने को मिली 438 टू 505 मिलियन में। फिर जो लाइफ ऑन लैंड, सबसे पहला जो ट्रेस था लाइफ का लैंड पे, वो हुआ आज से सिर्फ 408 टू 438 मिलियन ईयर्स अगो ही। उससे पहले जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ ओशियन पे जो है ओशियन तक ही सीमित थी। फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस आए, कोलबेड्स बने, फर्स्ट रेप्टाइल्स आई, वर्टिब्रेट्स आए। रेप्टाइल डोमिनेंट एक स्पेस बना।
फिर फ्रॉग्स एंड टर्टल्स आए धीरे धीरे, फिर एज ऑफ डायनासोर थी, फिर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर हुआ, स्मॉल मैमल्स आए, एंथ्रोपोड एप आया, रैबिट्स एंड हेयर आए, फिर आए एप, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, होमोसेपियंस एंड मॉडर्न मैन। तो ये था पूरा हमारा एक टाइम स्केल, इसको स्टडी करके हम देख सकते हैं कब क्या हुआ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो थोड़ा बड़ा चैप्टर हो गया, बट डिटेल में इसको करना बहुत ज़रूरी था। एंड जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।